हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश मीना हियर एंड गाइस, आज मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था पुणे में। अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी 8:30 की। आज मैं आपसे अपना IBPS PO का इंटरव्यू शेयर करना चाहता हूँ कि वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा क्या था, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और कैसा प्रोसेस रहता है, और जिनका अपकमिंग डेज़ में इंटरव्यू है उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन क्योंकि पुणे से घर आते आते काफ़ी टाइम हो गया, तो जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये आने वाले अपकमिंग डेज़ वाले लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और गाइज़, जो आज मेरा जो बैच था उसमें सारे ST कैंडिडेट्स थे, तो सिर्फ ST वालों को बुलाया था। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जयपुर में, जिनका कल इंटरव्यू था, तो मुझे पता चला कि 25 को भी ST के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हुआ है, ST कैंडिडेट्स का। और इंटरव्यू स्टार्ट्स हुए 24 से, तो 24 को SC कैंडिडेट्स के इंटरव्यू थे, और 25 को ST, और आज 26 को ST कैंडिडेट्स के। और आई थिंक आज शायद ST वालों का लास्ट था, और कल से आई थिंक OBC, EWS और जनरल के स्टार्ट हो जाएंगे। और IBPS PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा IBPS क्लर्क 2020 में बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया था ऑन अ क्लैरिकल ग्रेड। और सिंस पास्ट 6 मंथ्स आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। और आज जो मेरा अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि आज जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो कैसा क्या रहा, कैसा प्रोसीजर वो लोग फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे, और कितने वो लोग कॉर्डियल थे या नहीं थे। जैसा कि मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 8:30 का था, लेकिन उन्होंने कल या परसों हमें मेल किया था जिसमें टाइम मेरा चेंज हो गया था। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त का भी इंटरव्यू था, उसका भी 8:30 को था, मेरा भी 8:30 को, पैनल 4, और सेम टाइमिंग मॉर्निंग शिफ्ट। लेकिन अब उसका टाइम चेंज नहीं हुआ, मेरा टाइम चेंज हो गया, मेरा 10:30 हो गया था। तो ठीक है, हम दोनों साथ में निकले, और जब वहाँ पहुँचने के बाद में हम दोनों को ही अंदर ले लिया था कि ठीक है, आप आइए बैठिए। तो उन्होंने हमको एक फॉर्म दिया जिसमें ये बताना था कि आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो एटलीस्ट उनको पता चले। तो वो फॉर्म हम लोग ने फिलअप करके हमारा बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद में उन्होंने हमको एक नंबर अलॉट कर दिया था, और वो वही नंबर्स थे जो उनकी एक शीट बनी हुई थी, उस शीट के अकॉर्डिंग वो नंबर्स थे। जैसे मेरा सीरियल नंबर 16 लिखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे 16 अलॉट कर दिया था कि मेरा इंटरव्यू अगर 16 सीरियल वाइज अगर मेरा इंटरव्यू होगा तो मेरा 16 नंबर होगा, फिर 17, 18, 19। तो मेरा जो दोस्त था उसका 15 था, मेरा 16 था। और आफ्टर बायोमेट्रिक होने के बाद में हम कुछ टाइम बैठे रहे, और फिर हमें DV के लिए बुलाया। और DV के टाइम पे बुलाया तो उन्होंने वही DV का जो प्रोसेस होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो जैसे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं वो टेंथ का रिज़ल्ट, 12th का रिज़ल्ट, ग्रेजुएशन के पासिंग सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे। और उसके बाद आपको देना है कि अगर आप वर्किंग हो तो आप NOC लेके आए हो या नहीं लेके आए हो। और उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड एप्लीकेशन रीप्रिंट जो आपको करवाना है वो। और उसके बाद हाँ, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट रखने हैं साथ में। तो जब ये सब होने के बाद में आपका DV भी कंप्लीट हो जाता है। और DV वाले जो लोग थे वो काफ़ी अच्छे थे, उनका मतलब वो लोग किसी को ऐसा पैनिक नहीं करवा रहे थे। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो वो आपको प्रॉपरली प्यार से कि हाँ आप ठीक है करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डरिए मत। क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि वो लोग बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, और उस वजह से क्या होता है ना कि उस कैंडिडेट के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है उस चीज़ का, उसका पूरा दिन हो सकता है मे बी उस चीज़ का असर उसका इंटरव्यू पे भी पड़ सकता है। तो रही बात ये कि वो लोग काफ़ी अच्छे से उन्होंने रखा। और फिर जब DV होने के बाद में उन्होंने हमारे लिए चाय बिस्किट्स वगैरह का अरेंजमेंट कर रखा था, तो जिसको करना था, जिसको चाय बिस्किट वगैरह लेनी हो लीजिए। और फिर उन्होंने हमें 4-4 या 5-5 के स्लॉट्स में ऊपर बुला लिया। और तो मेरे से पहले जो गए हुए थे वो 11 to 15 गए हुए थे, 11, 12, 13, 14, 15, और टोटल पैनल आई थिंक 5 या 6 थे। जितना अगर कोई किसी ने पुणे में इंटरव्यू दिया हुआ तो आप बता देना कि 5 थे या 6 थे, जितना मुझे ध्यान है आई थिंक 5 थे। और मेरा पैनल 4 था, तो मेरे से पहले 5 लोग बैठे हुए थे। तो जस्ट मेरा फ्रेंड जिसका नंबर 15 था तो वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो हमें बुलाया फिर 16 to 20। और तो जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसका इंटरव्यू
जो हुआ, उसने आके मुझे बाहर बोला कि उससे ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और उसने ग्रेजुएशन की हुई थी केमिकल इंजीनियरिंग में, और उसने एमटेक भी किया हुआ था पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से। तो पेट्रोकेमिकल समथिंग, मैं उससे और डिटेल में पूछ के आपको बता दूंगा, लेकिन उसने बीटेक एमटेक दोनों किया हुआ था। तो उससे काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, और वो भी बैंक ऑफ इंडिया में मेरे साथ ही वर्किंग है, लेकिन दूसरे ब्रांच में। तो अब वो वर्किंग है, लेकिन उससे ग्रेजुएशन पूछ लिया, और तो ठीक है। तो अब आता है मेरा नंबर। तो मैं अंदर गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, तो आप हितेश हैं, ओके, तो चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो मैंने अपना एज़ यूजुअल इंट्रोडक्शन दिया उनको, और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और मैंने कहाँ से ग्रेजुएशन करी है वो, और उसके बाद मैंने कि मैं बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर रहा हूँ सिंस पास्ट 6 मंथ्स। तो ये चीज़ मैंने उनको बताई। और इसके बाद मैंने अपने हॉबीज़ और अपने स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब मैंने ऐड नहीं किया उसमें, क्योंकि उसकी मुझे रिक्वायरमेंट वहाँ पे लगी नहीं। तो उन्होंने फिर मुझसे बोला कि अच्छा, तो आप बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हैं, तो कहाँ पे पोस्टेड हैं, और तो मैंने कहा सर होम पोस्टिंग ही है, और 6 मंथ्स हो चुके हैं मुझे। तो वो कहते हैं कि अच्छा, आप एक बात बताइए, जो कि बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन था उनका, कि मतलब आप भी मुझसे पूछ लेंगे ये क्वेश्चन। तो वो कहते हैं कि आपको जब होम पोस्टिंग मिली हुई है, और आने वाले 1 डेढ़ साल में तो आप ऐसे ही स्केल 1 ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है IBPS PO ये सब एग्ज़ाम्स में अपेयर होने की। तो मैंने अपना बेसिक्स आंसर प्रिपेयर कर रखा था, मैंने उनको बता दिया, और आंसर अपना जो भी देना एकदम ऑनेस्टली देना, कुछ भी ब्लफ नहीं करना है वहाँ पे। तो वो देने के बाद में मैंने उनको मेरा आंसर ये दिया था कि सर, अगर मैं 1-2 साल वेट करूँगा स्केल 1 ऑफिसर बनने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बन सकता हूँ, तो क्यों 1-2 साल वेट करना। तो ये मेरे में बिलीफ है कि मैं 1-2 साल नहीं वेट कर सकता, मैं अभी बन सकता हूँ। तो ये मेरा जेन्युइन आंसर था उनको, कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंट है कि सर मैं निकाल सकता हूँ इस बार एग्ज़ाम। तो वो बोलते अच्छा, आपको फास्टर ग्रोथ चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो। तो मैंने कहा सर मैं डिपॉजिट डिपार्टमेंट में हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या काम करते हो। तो मैंने कहा सर स्टार्टिंग के 2 मंथ्स तो मैंने पासबुक प्रिंटिंग करी थी, और उसके बाद जब मुझे प्रॉपर डेस्क दे दी गई थी, तो उसमें मैंने FDs बनाई हैं, और NEFT RTGS और चेक क्लियरिंग और अकाउंट ओपनिंग, ये सब मेरे KYC करना, मोबाइल अपडेशन, ATM रिक्वेस्ट डालना, जो बेसिक बेसिक काम्स होते हैं, बेसिक काम है, वो किए सारे। तो उन्होंने पूछा अच्छा, आपने FDs की हुई हैं, तो चलो बताओ FDs की मैक्सिमम लिमिट कितनी है और मिनिमम लिमिट कितनी है, टाइम ड्यूरेशन जो है। तो वो मैंने उसका आंसर किया। फिर एक्चुअली मिनिमम वाले पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया कि फिर मैंने उनको कहा कि सर मेरे को क्या मैं इस आंसर को दूसरे तरीके से आपको बता सकता हूँ। तो एक्चुअली उन्होंने जब मुझसे मिनिमम पूछा, तो मैक्सिमम तो मैंने बता ही दिया था 10 मंथ्स होता है और 10 ईयर्स होता है। लेकिन जब मिनिमम की बात आई, तो मैंने वहाँ पे 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, और भी कम होता है, बताइए। तो मैंने कहा सर मैं आपको क्या इस क्वेश्चन का आंसर दूसरे तरीके से दूँ तो चलेगा। तो उन्होंने कहा जैसा आपको ठीक लगे। तो मैंने कहा सर, जैसा रिसेंट में एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कि मैंने एक FD क्लोज़ की, जो कल ही मैंने ओपन करी थी, और मैं उसको आज क्लोज़ करने जा रहा हूँ, तो सिस्टम मुझे बोल रहा है कि यू कांट क्लोज द FD राइट नाउ, यू हैव टू वेट फॉर 7 डेज़। तो देवर लाइक, जो सर थे वो कहते हैं अरे यही तो हम पूछ रहे हैं कि तो आपने आंसर तो खुद ही दे दिया। तो मैंने कहा सर 7 डेज़। तो ठीक है, 7 डेज़ हो गया, 10 ईयर्स का हो गया। फिर वो कहते हैं कि अच्छा, और जो पता है, जितने भी 5 पैनल मेंबर थे, पांचों ने मुझसे क्वेश्चंस किए हैं, पूरे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, और मेरा कम से कम इंटरव्यू चला है 15 to 20 मिनट्स कम से कम, और कब 15 से 20 मिनट ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। तो ठीक है। और अब क्वेश्चंस जो थे वो सारे सिचुएशनल बेस्ड थे, कि आप अगर ऐसे हो तो ऐसे क्या क्या डिसीजन लोगे वहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे चला था। ये क्वेश्चन होने के बाद में उन्होंने अ, उन्होंने मुझसे बोला कि आप, हाँ, अगर मान लो कि आपने FD ओपन की थी किसी कस्टमर की, जब इंटरेस्ट रेट था 9%, ठीक है, और 5 ईयर्स की FD है, XYZ अमाउंट है, और सडनली कस्टमर 2 साल बाद आता है और कहता है कि मुझे FD ब्रेक करनी है, लेकिन तब इंटरेस्ट रेट 6% है। तो इसमें बैंक को नुकसान हो रहा है या कस्टमर को नुकसान हो रहा है, आपको ये जस्टिफाई करना है।
तो मैंने वो उस चीज़ का आंसर कर दिया। और उसके बाद में हुआ क्या कि मुझे ना इसी क्वेश्चन पे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि नहीं 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 नहीं, आप ऐसे ये बताइए कि उसको जो अमाउंट मिलेगी वो 9% की मिलेगी या 6% की मिलेगी। तो मैं उनको कह रहा हूँ नहीं सर, जो एफडी जिस टाइम पे ओपन की थी उस टाइम पे जो अमाउंट, उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट था उसको वही मिलेगी। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन फिर तो लेकिन अभी तो 2 साल बाद तो इंटरेस्ट रेट 6% है और हम उसको 9% देंगे तो फिर तो बैंक को लॉस हो रहा है। मैंने कहा नहीं सर, एक्चुअली जिस टाइम पे हम अकाउंट या एफडी ओपन करते हैं उस टाइम पे जो उसको इंटरेस्ट रेट हमने प्रॉमिस किया है सर, हम उसको वही प्रोवाइड करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर में क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि फिर वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करके मुझे ग्रिल कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इसमें तो बैंक का फ़ायदा है, ये इसमें तो। मैंने कहा नहीं सर, इसमें एक्चुअली कस्टमर अपना नुकसान झेल रहा है, इसमें बैंक का फ़ायदा तो है ही। बैंक को नुकसान तब हो जाता है जब प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद, अगर जैसे मान लो उसने 5 ईयर्स का प्रॉमिस किया था, 5 ईयर्स की मेचोरिटी टाइम है, तो अगर उसने 5 ईयर्स के बाद अगर अपनी एफडी ब्रेक करी है तो इसमें बैंक का लॉस है एक्चुअली, कि उसको प्रॉपर हमने एक अमाउंट पे किया है। लेकिन जब अगर पहले वो हो जाता है प्री मेच्योर क्लोजिंग जो करते हैं हम, तो उसमें एक्चुअली कस्टमर का लॉस होता है, बैंक को फ़ायदा होता है। तो ओके, उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे इसके बाद में, हाँ, उन्होंने मैम को बोला जो उनके बगल में मेरे राइट हैंड साइड में बैठी थी। तो मैम को पूछा, तो मैम मुझे कहती हैं अच्छा हितेश, तुम बताओ कि क्रॉसिंग ऑफ चेक्स के कितने टाइप्स हैं, और जनरल में एक्सप्लेन करो कि जनरल वे में, प्रैक्टिकल वे में बताओ कि कैसे कैसे क्या होता है। तो मैंने उनको बताया मैम, एक पैरेलल क्रॉसिंग होती है, एक पैरेलल क्रॉसिंग के बीच में अकाउंट पे ही लिखा होता है। तो एक सेकेंड, जनरल वे में तो मैंने अकाउंट पे ही वाला बता दिया और जो पैरेलल क्रॉसिंग वाला बता दिया। उसके बाद मैम मुझसे पूछती हैं कि आप जो सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम SCSS वाला जो चल रहा है उसका लॉकिंग पीरियड कितना है और उसकी मैक्सिमम अमाउंट कितनी है। तो लॉकिंग पीरियड का तो मैंने बता दिया था कि 5 ईयर्स है। मैक्सिमम अमाउंट पे एक्चुअली मैम ने ही बोल दिया, क्या 15 लाख है क्या? तो मैंने कहा हाँ मैम, यस मैम 15 लाख है। तो इतना पूछ के फिर मैम ने अपने बगल वाले सर को पूछा, तो बगल वाले सर ने फिर थोड़ा सिचुएशनल क्वेश्चन मुझसे पूछा कि ट्रस्ट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सर को पूछा, सर आप करंट अकाउंट का पूछ रहे हो क्या? तो वो कहता नहीं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ही बता दो। तो मैंने सेविंग का तो ऐसे बता दिया उनको कि सर सेविंग में तो आधार कार्ड, पैन कार्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ हम बोलते हैं, और सर अगर आधार पे लोकल एड्रेस है तो अकाउंट ओपन में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आधार पे लोकल एड्रेस नहीं है तो आप हम उनसे जहाँ भी वो स्टे कर रहे हैं, जैसे वो मान लो किसी रेंट लेके अगर वो स्टे कर रहे हैं किसी पे, तो वो वहाँ का एग्रीमेंट हमें दिखाएं, या फिर लाइट बिल के तौर पे अगर लाइट बिल दिखा सकते हैं तो लाइट बिल दिखाएं। जैसे होता है ना कि मेरा घर खुद का है पर मेरा आधार कार्ड जहाँ मैंने बनवाया था एड्रेस वहाँ का है, लेकिन घर मेरे नाम पे है, तो एटलीस्ट मेरा लाइट बिल तो मेरे नाम पे आएगा ना, तो लाइट बिल तुम दिखा सकते हो। तो मैंने वो चीज़ दिखाई, तो फिर वो मुझसे बोलते हैं चलो ठीक है, ट्रस्ट वाले का क्या हुआ वो तो बताओ। मैंने कहा सर एक्चुअली करंट अकाउंट के रिगार्डिंग मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने करंट अकाउंट्स नहीं इतने ओपन किए हैं, तो सॉरी सर। फिर वो मुझे कहते हैं कि चलो मान लो कि तुम्हारे बैंक के सामने एक लेबर है, स्पेसिफिकली वो यूज़ कर रहे हैं कि तुम्हारे बैंक के सामने एक लेबर काम करता है, उसकी शॉप है फ्रूट्स की समथिंग, और वो तुम्हारे पास आता है 5000 की अमाउंट लेके, ठीक है। तो और तुमको मतलब एज अ 5000 लेके आया फॉर डिपॉजिट, और तुमको उसका अकाउंट ओपन करना है। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो पूरा प्रोसेस कर दिया तुमने अकाउंट ओपन कर दिया, तुमने उसके अकाउंट में 5000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दिए। अब वो 4 दिन बाद आता है और वो 1 करोड़ रुपये लेके आता है, तो तुम 1 करोड़ रुपये उसके लोगे या नहीं लोगे? तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही मैंने थोड़ा सोचा इस बारे में। फिर मैंने कहा कि सर एज अ बैंकर उस लेबर का या उस कस्टमर का पूरे राइट्स हैं कि वो 1 करोड़ लाए या 10 करोड़ लाए या 50 लाख लाए। मैं कोई नहीं होता हूँ उसको जज करने वाला, और मैं यहाँ पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करने नहीं बैठा हूँ कि वो रिच है या पुअर है। सर ये उसका पूरा राइट है कि वो सर आई एम नो वन टू आस्क हिम कि वो कितनी भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन अगर फिर सर मुझे कह रहे हैं कि नहीं अमाउंट बहुत बड़ा है, तो मैंने कहा सर अगर अमाउंट फिर भी बड़ा है तो सर मैं अपने लेवल पे
अपनी हेड मैम या अपने मैनेजर से एक बार इस रिगार्डिंग बात करूँगा। कहते हैं कि नहीं, मैनेजर विज़िट पे गए हुए हैं, तो अब क्या करोगे? तो अब उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी कि अब तो बताना ही है। तो मैं कह रहा हूँ सर मैं ले लूँगा बिना सोचे समझे, क्योंकि जब सामने वाले के अगर सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कट ऑलरेडी हैं, अप टू डेट हैं, अगर वो जेन्युइन बंदा है, तो सर उसमें कोई वो नहीं है। और सर एज अ बैंकर मैं किसी को जज करने नहीं बैठा हूँ कि वो फ्रॉड वाला काम किसी और डिपार्टमेंट का है, और मैं अपने बैंक का क्यों नुकसान करवाऊँ जब अगर मुझे वो 1 करोड़ रुपये डिपॉजिट कर रहा है। तो मैंने तो सीधा बोल दिया कि नहीं सर मैं तो ले लूँगा। वो कहते हैं ओके चलो ठीक है। फिर अब हम शिफ्ट होते हैं, ये जो गेट है, तो गेट के सामने जो इस तरफ यहाँ पे एक सर बैठे हुए थे। तो हाँ, तो गेट के सामने जो सर बैठे थे वो मुझसे पूछते हैं कि पीपीएस और सीटीएस के बारे में बताओ। तो मैंने पीपीएस और सीटीएस तो पढ़ रखा था, तो वो मैंने अच्छे से उनको बता दिया था कि आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम 2010 में लाया था, और चेक्स के फ्रॉडुलेंट्स को कम करने के लिए हम फिज़िकली तो चेक्स को करते ही हैं, लेकिन उसको डिजिटली भी स्कैन करके उनको वो करना होता है, एक तरह से डबल वेरिफिकेशन। तो उसमें चेक्स के फ्रॉड थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं, और फिर उसमें अमाउंट बता दी थी मैंने 50,000 के अबव जो भी चेक्स होते हैं वगैरह। तो ये सब बताने के बाद में फिर जो उनके बगल में जो सर जो एक एक बच गए थे जिन्होंने मुझसे अब तक सवाल नहीं पूछा था, वो मुझसे पूछते हैं कि मान लो तुमने बताया, मैंने सुना कि तुमने बोला कि एफडी की मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 10 ईयर्स है, ठीक है? तो 10 ईयर्स है, तो अगर मान लो कोई कस्टमर है और उसने 10 ईयर्स के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है या फिर छोटा अमाउंट है, XYZ अमाउंट ले लो यहाँ पे, इसको वो नहीं करते हम ज़्यादा, और वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उसका जो बच्चा है वो 2 साल का है। तो अब यहाँ पे आप, और वो नॉमिनी, एज अ नॉमिनी है वो उसका, तो अब आपकी यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या आप वो एफडी को ब्रेक करके चाइल्ड को हैंड ओवर करते हो, या फिर उसके लिए आप 16 साल तक वेट करोगे, क्योंकि यूजुअली गाइडलाइंस में ये है कि 16 साल के बाद ही वो एलिजिबल होगा फॉर दैट अमाउंट। ओके, तो लेकिन अब आपको ना कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि कोर्ट ने बोल दिया है कि आपको ऐसे से करना है, तो आप कोर्ट के अगेंस्ट जाओगे या कोर्ट के जो कोर्ट का डिसीजन है उस पर एग्री करोगे? तो मुझे एक्चुअली इसका आंसर नहीं आता था। तो मैंने थोड़ा सोचा इस बारे में। फिर मैंने उनको बोला कि सर देखो, अगर कोर्ट तक अगर मैटर गया है तो, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि तुम जाके कोर्ट पे जाके दरवाज़ा खटखटाओगे क्या, उनको ये बोलो कि आप गलत हो क्या, आप गलत हो हम सही हैं, तो आप क्या करोगे इस जगह पे? तो मैंने कहा सर देखो, अगर बात अगर कोर्ट तक गई है और कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन लिया है, तो सर कोर्ट के जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं वो बहुत ही, वो लोग सोच समझ के उस चीज़ पे डिसीजन, मतलब जो उनका एट द एंड जो डिसीजन होता है वो काफ़ी सोच समझ के लिया जाता है। तो उन्होंने कोई भी अगर एट द एंड डिसीजन लिया है ना सर, तो वो बहुत सही सोच समझ के लिया होगा, और वो उनका अल्टीमेट डिसीजन है। सर कोर्ट ने जो बोल दिया है वो बैंक को मानना ही पड़ेगा, बैंक उसको डिनाई नहीं कर सकती है। तो कोर्ट ने जो भी बोला है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, आरबीआई यही कहता है कि आपको अमाउंट 16 ईयर्स के बाद उसको वो करनी है, ठीक है? तो मैंने कहा सर हाँ ठीक है। फिर वापस सेंटर वाले सर आ गए और वो पूछते हैं कि ईदर और सर्वाइवर और फॉर्मर और सर्वाइवर का बताओ। तो अब एक्चुअली है ना, ये जो 2 टर्म्स है ना, इस पर आरबीआई ने पूरा 2012 में एक सर्कुलर निकाला हुआ है। तो अब ईदर और सर्वाइवर और फॉर्मर और सर्वाइवर का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो ईदर और सर्वाइवर का मैंने कुछ तो बोला उनको प्रॉपरली, ईदर और सर्वाइवर मैंने अच्छे से समझा दिया उन्हें, फॉर्मर और सर्वाइवर में थोड़ा ब्लफ कर गया। लेकिन उन्होंने फिर मुझे एक पूछ लिया कि अगर मान लो कि मेरा एक जॉइंट अकाउंट है मेरी वाइफ के साथ, मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा हो जाता है, वो रूठ गई है, वो चली गई है, और मुझे पैसे चाहिए, तो आप मुझे पैसे दोगे या नहीं दोगे? तो मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि नहीं सर, आपको पैसे नहीं दूंगा मैं, क्योंकि जॉइंट अकाउंट है सर, तो दोनों की सिग्नेचर नेसेसिटी है सर। तो कहते हैं नहीं नहीं, फिर मैंने कहा नहीं सर, मैं तो नहीं दूंगा सर। तो वो कहते हैं चलो ठीक है।
फिर वापस वो सर मुझसे पूछते हैं, मतलब बेसिकली काफ़ी वो हो रहा था, हर किसी को क्वेश्चन पूछने का बहुत घाई हो रही थी, तो और कब ऐसे 15-20 मिनट चले गए पता ही नहीं चला। तो फिर वो लास्ट में सर पूछते हैं कि अ, तुम्हें अगर कहीं दूर पोस्टिंग मिलती है तो तुम अपनी होम पोस्टिंग छोड़ के जाओगे? तो मैंने कहा सर देखो एज अ मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं, जैसे मेरी फैमिली वाले हैं, तो वो तो नहीं, वो तो मना ही कर देते हैं कि यार इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि घर की घर पोस्टिंग मिल गई है। और मैं आपको बता देता हूँ, क्लैरिकल में इट डिपेंड्स कि अगर आपका ट्रांसफ़र होना है तो आपका 1 महीने में हो जाएगा, नहीं तो होना नहीं होगा तो 5 साल में भी नहीं होगा। तो मैंने तो सर को बोल दिया था कि सर एज अ फैमिली मेम्बर्स, तो सर फैमिली तो नहीं चाहती है कि मैं उनसे दूर जाऊँ, लेकिन सर मैंने काफ़ी सोच समझ के ये फॉर्म्स वगैरह भरे हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, कहीं भी ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं मिलती है तो ये चीज़ मैंने उनको बोली। फिर लास्ट में उन्होंने एंड अप करके उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। तो मेरा देख रहे हो कि पूरा इंटरव्यू बैंकिंग से ही रिलेटेड था। अब अगर मैं यही चीज़ आपको अपने कुछ दोस्तों का बताऊं, तो मेरा एक फ्रेंड है, वो RMGB में ऑलरेडी वर्किंग है, राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक में, उदयपुर ब्रांच में, क्लैरिकल ग्रेड पे। उसने किया हुआ है BA लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से। उससे पूरा ग्रेजुएशन का पूछा है, क्योंकि जो उसकी मैम थी, चेयरमैन जो मैम बैठी थी, बोर्ड मेंबर में जो मैम होती हैं, उन्होंने खुद सेम ग्रेजुएशन कर रखी थी, तो उसका पूरा इंटरव्यू उसके ऊपर चलाएगा, राइटर्स के नाम बताओ, ये वो फलाना ढिमकाना। ब्रांच का कुछ नहीं पूछा है। सेम एक और लड़का था, वो अभी जस्ट उसने RMG ज्वाइन किया है 17 फरवरी को। तो उससे तो BCom का पूछ लिया कि बताओ भैया BCom में क्या क्या ये था, क्या सब्जेक्ट्स थे, ये वगैरह वगैरह, और जो भी उनके जनरल टॉपिक्स होते हैं, तो पूरा BCom के ऊपर ग्रिल किया है। ऐसी मेरी एक फ्रेंड है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है वो, और उस 2017 पास आउट है। तो उससे उसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से पूछा है कि नैंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स बताओ। तो और बेसिक बैंकिंग क्वेश्चन जैसे NEFT RTGS में अपर लिमिट कितनी होती है, दोनों में फास्टर कौन है, तो ये सब चीज़ें। और जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मेरा जो आज जो मेरे साथ फ्रेंड था, वो ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क है, लेकिन उससे बैंकिंग का कुछ भी नहीं पूछा, उससे सिर्फ पूरा ग्रेजुएशन से पूछा है। तो देखो ये गाइज, मैं आपको एट द एंड ये बताना चाह रहा हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, गैप है नहीं है, वर्किंग हो नहीं हो, ग्रेजुएशन में क्या किया है, इंजीनियरिंग की है नहीं की है, किसी ने कॉमर्स किया है, किसी ने BA किया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके पूरे मूड पे डिपेंड करता है। और आप किसी किसी के साथ तो ऐसा हुआ है कि इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं है, सीधा ही स्टार्ट। जैसे एक लड़का मुझे आज मिला था, वो कह रहा था कि पूरा फिनेंशियल क्वेश्चन पूरा, क्यों? क्योंकि उसके फादर ऑलरेडी बैंक में काम करते हैं। तो जब उसने बताया कि मेरे फादर बैंक में हैं, तो उन्होंने पूरा ही उसको फिनेंशियल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो ये मैटर ही नहीं करता है कि आप क्या पढ़ के जा रहे हो, क्या नहीं पढ़ के जा रहे हो। एट दी एंड इंटरव्यू में आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कैसे आंसर्स दे रहे हो, ये मैटर करता है। तो भले ही मैं, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बता दूँ, रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट देखो 1 अप्रैल को आ जाएगा। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स हाई आए, लो आए, कम आए, ज़्यादा, देखो ये ना एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस के तौर पे इसको देखो कि आपको एटलीस्ट इंटरव्यू देने मिल तो रहा है। और अगर इंटरव्यू देने मिल रहा है, मान लो कल को सिलेक्शन नहीं होता है, तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने इस एग्ज़ाम का उस टाइम पे इंटरव्यू दिया था 5 लोगों के सामने। और वो चीज़ आपके अंदर, अगर आप मान लो कल को बहुत बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से बात करने का उनको डर होता है कि नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट इंटरव्यू देने से क्या होता है ना कि आपको एक एक्सपीरियंस गेन होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इस बार नहीं तो अगली बार वो काम आता है। और देखो इंटरव्यूअर ये चेक करता है कि ये, अगर ऑफिसर स्केल पे ही इंटरव्यू रखे हुए हैं ना, क्लैरिकल पे तो रखे हुए नहीं है। अब मान लो जैसे मैं क्लर्क में हूँ, और भले ही उनको ये लगता होगा कि यार हो गया होगा गलती से सिलेक्शन, कट ऑफ कम वम चली जाती है कभी कभार, हो गया होगा,
तो ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है यहाँ पे, तो वो चीज़ वो वहाँ पे चेक करते हैं। इसीलिए वो कभी कभी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन डाल देते हैं कि अगर आप वहाँ होते तो आप क्या करोगे। तो ये चीज़ अगर आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे आंसर कर रहे हो, अगर आप स्टैंड ले रहे हो कि सर अगर मैं होता तो मैं ये करूँगा, तो वो ये चीज़ देखते हैं कि ये बैंक के लिए कितना क्रूशियल हो सकता है, या फिर कितना इम्पॉर्टेंट है ये बंदा, ये कल को बैंक को डुबा तो नहीं देगा ऐसे रॉन्ग डिसीजन लेके, इसका कॉन्फिडेंस कितना काम यहाँ पे कितना। तो एट द एंड ना कॉन्फिडेंस की होती है, आप अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ मत करो। स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वसनेस रहती है, लेकिन अगर आप अपने आप इसको मैं एक चीज़ और समझा सकता हूँ आपको। मैंने सुबह ही एक अपने बगल में एक लड़की बैठी थी, उसको मैंने बताया था, उसका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था। तो उसको मैंने बोला कि कभी आपने किसी स्ट्रेंजर से बात की है रोड पे 5 to 10 मिनट्स, या फिर कभी कोई ऐसा हो जिसने बहुत सालों पहले आपसे मिला हो और रैंडमली वो आपको मिल गया कभी, तो आपने 5-10 मिनट बात हो जाती है ना। तो वो जो 5 से 10 मिनट का जो आपका सेशन होता है ना बात करने का, वही इंटरव्यू है। वो ओपन स्पेस में हो गया है, यहाँ पे आपको क्लोज स्पेस में 5 लोगों के सामने बैठा दिया है। आप उनके सामने कितना खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को, अपने वर्ड्स को। आप तो उनको जानते भी नहीं हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप उन 5 लोगों को पहली बार देख के कितने एक्सप्रेसिव हो रहे हो, ये वहाँ पे मैटर करता है। ये नहीं कि वहाँ पे जाके हम चुपचाप बैठ जाएंगे और हम कुछ बोल ही नहीं रहे। तो अगर कुछ बोलोगे ही नहीं तो मार्क्स तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। भले ही कुछ बोल के मार्क्स ना मिले तो एटलीस्ट ये तो होगा कि हाँ भाई कुछ तो बोल के आया हूँ। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और यही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है काफ़ी, और लाइफ लॉन्ग याद रहता है कि अरे ऐसा हुआ था, कि ये ऐसा इंटरव्यू में ये बोला था। तो काफ़ी मज़ेदार होता है, मज़ा आता है, तो आप लोग इन्जॉय करोगे। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको इससे कुछ आउटपुट्स आप ले सकते हो तो ले लीजिए। और मेरा काम सर डिलीवर करना, कि मैं अपने एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचा पाऊँ, कि मैं किसी को एक जन को फ़ोन पे बताने के बजाय मैं अगर किसी 10 लोगों को अगर हेल्प हो जाती है तो मेरे लिए तो ठीक ही है, कि यार कम से कम अपना एक्सपीरियंस किसी के काम तो आया। तो वो एक पर्पज़ होता है। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द गाइज हु हैव इंटरव्यूज़ इन अपकमिंग डेज। और टेक केयर, बाय बाय।